सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अभी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्लास 6 का ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को जानेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए हम लोग लाइन टू लाइन इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ओके, हाउ वॉन्डर इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कैसा लगता है जब दिन ढल जाता है, आप आसमान में देखते हो, आपको कैसा लगता है? आप देखते हो कि आसमान में जैसे ही दिन ढल रहा है, आसमान में हमारे बहुत छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं, जो कि आसमान में चमक रहे हैं। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स। आपको आसमान में एक या दो डॉट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। हमको बहुत छोटे छोटे डॉट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ पर? आसमान में। अब वो डॉट क्या है? वो डॉट अभी पता लगेगा। आसमान में वो जो डॉट दिखते हैं वो डॉट क्या होते हैं। सून यू वुड सी सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। और जैसे जैसे रात होती जाती है, उसकी तादाद क्या होती है? बढ़ती जाती है। किसकी? उस डॉट की। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट, अदर आर डिम। अब देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आसमान में जैसे ही दिन ढलता है, शाम होता है, तो हमको बहुत छोटे छोटे ब्राइट डॉट आसमान में दिखते हैं। अब वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं आप लोग देखते होगे, ज़रूर 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 से ज़रूर देखते होगे। ठीक है, फिर जैसे शाम होने के बाद रात होना स्टार्ट होता है, मतलब दिन और ढलता है, रात आ जाता है, तो उनकी जो तादाद है वो बढ़ जाती है। पहले हमको एक दो डॉट, चार पांच डॉट दिखते हैं, लेकिन जैसे रात होता है तो वो डॉट की तादाद क्या होती है? बढ़ जाती है। हमको बहुत सारे, पूरे आसमान भर में हमको बहुत छोटे छोटे डॉट दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। इतना बात समझे? इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टक विद डायमंड। ऐसा लगता है कि आसमान में बहुत सारे डायमंड बिखेर दिए हैं किसी ने। आसमान में हर जगह क्या है? आसमान में हर जगह डायमंड ही डायमंड है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। और वो सारे के सारे जो डॉट है वो ट्विंकलिंग कर रहे हैं, मतलब झिलमिला रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं? ट्विंकलिंग कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली, अगर आप उनमें से केयर करके देखोगे तो कुछ तारे ऐसे भी हैं जो बहुत हल्का ब्राइटनेस उनके में है, और कुछ तारे ऐसे हैं जिनका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो, होता ये है, जो तारे हमसे करोड़ों अरबों डिस्टेंस दूर हैं, उनका लाइट आने में बहुत समय लगता है, मतलब वो हमसे दूर है, उनका लाइट इसलिए बहुत कम दिखता है। और जो तारे हमारे पास हैं, उनका जो लाइट है वो हमको ज़्यादा ब्राइट दिखता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार तुम खुद सोचो कि जो तुम्हारे घर में बल्ब लगा हुआ है, उसकी रोशनी ज़्यादा है, या फिर 1 किलोमीटर जो स्ट्रीट लाइट पर बल्ब लगा हुआ है वहाँ से रोशनी तुमको ज़्यादा मिल रहा है। तो जो तुम्हारे घर में बल्ब लगा हुआ होगा, वहाँ से तुमको ज़्यादा रोशनी मिल रहा होगा, एज़ कंपेरिजन टू जो बाहर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है गली में या फिर मोहल्ले में या फिर रोड पे, वहाँ की रोशनी कम होगी। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी है, जो तारे बहुत दूर हैं उनका लाइट हमको कम दिख रहा है, इसीलिए वो बहुत डिम दिख रहे हैं। और जो तारे हमारे पास हैं उनका लाइट हमको बहुत ज़्यादा ब्राइट ब्राइट दिख रहा है। तो ये इसी कारण से ऐसा हो रहा है। कुछ ट्विंकलिंग कर रहे हैं और कुछ ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ओके, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फिकर, जस्ट एज मून शाइन। अब कुछ ऐसे हैं हमारे आसपास, कुछ सेलेस्टियल बॉडी या फिर कुछ ऐसे बॉडीज जो कि ट्विंकलिंग नहीं कर रही हैं, जैसे आसमान में खाली वो चमक रही है, जैसे हमारा चांद चमकता है।
जैसे हमारा चांद क्या होता है, लगातार चमक रहा होता है, दिख रहा होता है कि नहीं, तो वो क्या होता है, कुछ ट्विंकलिंग कर रही हैं, कुछ ट्विंकलिंग नहीं कर रही हैं, लेकिन आसमान में सारी चीज़ें हैं। अब वो सारी चीज़ें क्या है, क्या आपके माइंड में कुछ खुरापात आ रहा है कि नहीं, क्या आखिर भाई ये ऐसा चीज़ क्या है, इसमें पढ़ना क्या है हमको, मतलब ये आसमान में जो चीज़ें हैं टिमटिमा रही हैं, कुछ टिमटिमा नहीं रही हैं, तो वो है क्या। तो इन सभी का सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो में अच्छे से कवर करने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग अपने ब्रह्मांड के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग एनसीईआरटी के हर एक बुक को समझते चलते हैं। और आप लोग को अगर नोट्स चाहिए होगा तो मैं इसका नोट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। अब तारे तो दिखते हैं हमको डेली तारे दिखते हैं, लेकिन इसके अलावा हमको आसमान में डेली चांद भी दिखता है। बस एक दो दिन होता है जब अमावस्या पड़ता है तब चांद नहीं दिखता। अब अमावस्या क्या होता है, पूर्णिमा क्या होता है, आप लोग अगर मंदिर में पूजा करते हो या फिर आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, तो वो क्या होता है उसको भी हम लोग इसी चैप्टर में जानने वाले हैं। ओके, इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स। अब जो आसमान में जो चांद दिखता है उसका आकार भी बदलता रहता है, कभी तो वो बड़ा दिखता है, कभी वो छोटा दिखता है। तो उन सभी सवालों का जवाब हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ओके, और जो चांद है हमारा, चांद का शेप और साइज क्या होता रहता है, बदलता रहता है समय के साथ, और वो अपना पोजीशन भी क्या करता है, बदलता है। इतना बात समझ में आ गया कि आपको इतना लाइन क्लियर हो गया कि नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वन इन अबाउट अ मंथ। अब हमको पूरे महीने में सिर्फ एक ही बार हमको बड़ा सा चांद दिखता है, सिर्फ एक ही बार पूरा बड़ा सा चांद दिखेगा पूरे महीने में। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, हमको सिर्फ एक ही बार बड़ा चांद दिखेगा। और जब बड़ा चांद दिख रहा होता है, जिस दिन हमको बड़ा चांद दिखेगा, फुल मून दिखेगा, सॉरी, जिस दिन हमको बड़ा चांद दिखेगा, बड़ा चांद दिखेगा कहने का मतलब पूरा चांद हमको दिखेगा एकदम गोल पूरा फुल, तो उस दिन को हम लोग बोलते हैं फुल मून। क्या बोलते हैं उस दिन को हम लोग बोलते हैं फुल मून बोलते हैं। और उसी रात को हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा। क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। ओके, a fortnight later you cannot see it all। अब जैसे जिस दिन पूर्णिमा होता है उसके अगले दिन हमारा जो चांद होता है, चांद का आकार धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है, मतलब वो कम हो जाता है। पहले चांद एकदम गोल था, चांद हमारा एकदम गोल था, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, वो चांद हमारा कुछ इस प्रकार से होने लगता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग समझदार हो। थोड़ा रुकिए, मैं इसको चीज बनाता हूँ, एक मिनट रुकिए। ओके, देखिए ऐसे, ठीक है, फिर ये चांद हमारा और भी पतला हो जाएगा। बात सब समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पूर्णिमा के दिन हमको फुल मून मिलता है, हमको जो चांद रहता है चांद हमको पूरा दिखता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे पास एक और दिन आता है जब हमको चांद दिखता ही नहीं। तो पूर्णिमा क्या होता है, आप लोग को क्लियर हो गया। पूर्णिमा वो उस दिन को बोलते हैं जिस दिन हमारा चांद पूरा निकला होता है, उस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। ओके, यू कैन नॉट सी इट ऑल, इट्स न्यू मून। अब होता ये है कि पहले हमको पूरा चांद दिख गया, उस दिन को हम लोग पूर्णिमा बोलेंगे। फिर जो चांद है, चांद का आकार धीरे धीरे बदलता रहता है, वो कम होता है, और एक दिन ऐसा आता है जब पूरा चांद क्या होता है, गायब हो जाता है। मतलब आसमान में, आकाश में, अंतरिक्ष में हमको चांद दिखता ही नहीं, पूरा आसमान अंधेरा रहता है। तो उस दिन को हम लोग बोलते हैं अमावस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। बात क्लियर हो गया कि नहीं। ऑन दिस डे यू कैन नॉट वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। अब आसमान में चांद है ही नहीं, चांद की रोशनी से हमको और भी अंतरिक्ष की चीज़ें दिखती, लेकिन जब चांद रहता ही नहीं है, चांद दिखता ही नहीं है अमावस्या के दिन, तो उस दिन हम लोग अंतरिक्ष में और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ को, और भी चीज़ों को नहीं देख पाते, क्योंकि लाइट कम हो जाती है। ओके, क्योंकि चांद हमको एक बहुत क्लियर व्यू प्रोवाइड करवाता है रात के समय। ओके,
इतना बात आपको क्लियर होता है कि नहीं? जहां तक मैंने बताया है इतना बात आपको क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। डू यू वॉन्डर वाई कैन नॉट सी द मून एंड ऑल दोस ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे? अब एक बात बताओ भाई, हम लोग रात में ये सारी चीज़ें देख पाते हैं, दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं? हमको सिर्फ रात ही में ये चीज़ें दिखाई देती हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देती हैं? ठीक है, तो इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट light of the sun does not allow us to see all these bright object of the night sky। क्योंकि सूर्य की जो रोशनी होती है, सूर्य की रोशनी उसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा होती है कि जो दूर के तारे हैं उनकी रोशनी फीकी पड़ जाती है हमारे सूर्य की रोशनी के आगे। इसीलिए इसीलिए जो वो तारे हैं, तारे की रोशनी हमको दिन के समय नहीं दिखती है। और जो हमारा सूर्य है, सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हमको उजाले के समय में आसमान में तारे नहीं दिखाई देते हैं। होते तो हैं लेकिन तारे हमको उस समय नहीं दिखाई देते हैं। इतना बात क्लियर हो गया आपको? द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। अब ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं करवा रहा हूँ हाईलाइट, आप लोग भी इसको कर लीजिए हाईलाइट। ओके, ये हमारा पहला टर्म है, आप लोग को इसको नोट्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेस्टियल बॉडी? सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट शाइनिंग द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। ब्रह्मांड में हमको रात में जो कुछ भी चमकती हुई बॉडी दिख रही है उसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। देखिए इसका इसमें लिखा क्या गया है, हम लोग डेफिनेशन को एकदम एग्जैक्टली डिकोड करते हैं, समझते हैं। आसमान में हमको सन दिख रहा है, द सन, द मून, आसमान में हमको चंद्रमा दिख रहा है। ठीक है, एंड ऑल दोज शाइनिंग ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। मतलब ब्रह्मांड में सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, या फिर अदर जो भी सेलेस्टियल बॉडी जो हमको चमकती हुई दिख रही है, जिसको प्राकृतिक ने बनाया है, और हमको वो चीज़ें रात में दिखती हैं, जो भी ब्रह्मांड में सेलेस्टियल बॉडी हमको रात में दिख रही हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। इतना बात क्लियर हो गया? मतलब हमारे पास चांद हो गया, तारे हो गए, ठीक है, और भी वो एस्ट्रॉइड्स हो गया, मेटेओर्स हो गया, और भी हमारे पास गैलेक्सीज हो गए, ये सारे के सारे चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे? सेलेस्टियल बॉडी बोलेंगे। क्या आप लोग को इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। अब यहाँ पर कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसी होती हैं जो कि बहुत बड़ी होती हैं, बहुत 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 बड़ी होती हैं, और वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। क्या होती हैं? बहुत गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। वो किससे मिलके बनी है? वो गैसेस से मिलके बनी है। बात समझिए मेरे, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग। कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, और वो किससे मिलके बनी है? वो हमारे गैसेस से मिलके बनी। किससे मिलके बनी है? गैसेस से, और वो बहुत हॉट भी है। क्या है? हॉट है। ओके, बात क्लियर हो गया कि नहीं इतना? अब उस सेलेस्टियल बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, और वो गैसेस से मिलके बनी है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। ब्रह्मांड में ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो कि बहुत बड़ी है, क्या है? बहुत बड़ी है और बहुत हॉट है, और वो गैसेस से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है? वो गैसेस से मिलके बनी है। तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग स्टार बोलते हैं। इतना बात क्लियर हो गया कि नहीं? कोई दिक्कत आप लोग को? ठीक है, और हमारा जो सन है, सन भी क्या है? हमारा सन भी क्या है? एक स्टार है, क्योंकि सन से हमको रोशनी मिल रही है। ठीक है, सन हमारा गर्म है, उससे गर्मी मिलती है कि नहीं? तो गर्मी, जो समर वेकेशन होता है, गर्मी की छुट्टी होती है, उसका जो तेज़ रहता है वो बढ़ जाता है, इसीलिए हमको गर्मी लगती है। तो सन क्या है? सन हमारा एक सेलेस्टियल बॉडी है, और वो बहुत बड़ी है, और वो हॉट है, और वो गैसेस से मिलके बनी हुई है। इतना बात क्लियर हो गया आप लोग को? आगे बढ़े।
कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? आगे बढ़ते हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डोंट फील देयर हीट एंड लाइट, दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर फार फ्रॉम अस। अब देखिए होता क्या है, हमारा जो पास वाला, हमारा जो सबसे पास वाला जो तारा है वो हमारा सन है। अब मैंने ये भी बताया कि आसमान में बहुत सारे तारे, करोड़ों अरबों तारे क्या हो रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं, झिलमिला रहे हैं, लेकिन हमको हमारे सूर्य की रोशनी, सूर्य की ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन जो हमसे दूर है, जो हमसे बहुत दूर है, उनका हीट, उनका उनकी ऊर्जा या फिर उनका एनर्जी हमको फील नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, we do not feel their heat और light as they are so tiny, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, देखने में बहुत छोटे हैं, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत बहुत दूरी पे हैं, बहुत 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 दूरी पे हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं? हमसे बहुत दूरी पे हैं, इसीलिए हमको उनका ऊर्जा और लाइट हमको नहीं दिखता। इतना बात क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, you may notice, you must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance। आपको पता होगा कि अगर कोई चीज़ हम लोग बहुत दूर से देखते हैं तो वो चीज़ हमको बहुत छोटी दिखाई देती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बात क्लियर हो रहा है? जैसे अभी मैं आपको दिख रहा हूँ, मैं कैमरे से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, तो जैसे मेरा हाथ कैमरे से बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए आपको ये छोटा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं कैमरे के पास लेकर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये हाथ आप लोग को बड़ा दिख रहा है कि नहीं? ये हाथ आप लोग को बड़ा दिख रहा है। वैसे यहाँ पर भी अगर कोई चीज़ हमसे बहुत दूरी पे है तो वो बहुत छोटी दिखेगी, और कोई चीज़ अगर हमारे बहुत पास है तो उसका शेप साइज क्या रहेगा, बड़ा दिखेगा। ओके, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट फ्लाई एट इट्स ग्रेटेस्ट हाइट। देखो, आसमान में जब कभी एरोप्लेन उड़ता है तो वो हमको कितना छोटा, कितना महीन दिखता है कि नहीं? लेकिन वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, ठीक है, रुकिए एक मिनट, इसको कवर कर लेते हैं ना। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट फ्लाई एट ग्रेट हाइट। देखो, जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन जब हम लोग देखते हैं तो एरोप्लेन जब उड़ता है तो वो देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग बैठे रहते हैं कि नहीं, जब हम लोग उसको पास से देखते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, तारे हमसे बहुत दूरी पे हैं, इसीलिए उनका जो ब्राइटनेस है, उनका जो हमको इफेक्ट है वो कम दिख रहा है, पड़ता ही नहीं। लेकिन जो तारा हमारे पास है उसका इफेक्ट देख रहे हो कि नहीं? इतना गर्मी होता है कि लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। while watching in the while watching the night sky, you may notice various pattern formed by different group of stars. These are called constellation, these are called constellation। अब देखो, आसमान में हमारे बहुत सारे हमको पैटर्न देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हमको बहुत सारे पैटर्न देखने को मिलते हैं, आसमान में अपने आप बने रहते हैं। तो जो तारों का जो पैटर्न है, जो तारों का जो पैटर्न है, जो आसमान में हमको किसी न किसी का शेप या फिर आकार बनते हुए दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। आप लोग को कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक बातें? क्या बोलेंगे उसको? उसको हम लोग कॉन्स्टेलेशन बोलेंगे। ओके, आसमान में देखिए, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, आसमान में तारों के द्वारा बनाए गए पैटर्न्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। आसमान में तारों के द्वारा बनाए गए पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेलेशन बोलेंगे। ओके, अब इनमें से कुछ फेमस कॉन्स्टेलेशन का यहाँ पर नाम लिखा है एनसीईआरटी ने, उसको पढ़ते हैं। उर्सा मेजर और बिग बेयर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। और उर्सा मेजर और बिग बेयर क्या है? सबसे बड़ा या फिर सबसे फेमस कॉन्स्टेलेशन है। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को समझने में यहाँ तक? वन ऑफ द मोस्ट easily
रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि। और अगर आपको तारों के पैटर्न को समझना है, जानना है कि हाँ कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है कि नहीं, तो सबसे इजी पहचानने वाला एक कॉन्स्टलेशन मैं यहाँ बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है जिसको हम लोग सप्तऋषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्त ऋषि बोलते हैं। मतलब शब्द मतलब 7 और ऋषि मतलब सेक। ओके, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। मतलब यहाँ पर जो ये पैटर्न बनता है, यहाँ पर 7 स्टार होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर 7 स्टार होते हैं। तो 7 स्टारों की वजह से जो पैटर्न बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सप्तऋषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब तारों का एक ऐसा पैटर्न जहाँ पर 7 तारे हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन का मतलब ये होता है आसमान में तारों के द्वारा बनाए गए पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में? ओके, तो यहाँ पे फिगर 1 में ये देखिए यहाँ बना हुआ है पैटर्न, इसी को बोला गया है सप्त ऋषि बोला गया है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सप्त ऋषि एंड द नॉर्थ स्टार। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? It is group of 7 stars, okay, that form a part of the Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more star. अब आप लोग बच्चे हैं, आप लोग जाइएगा घर पे और अपने पड़ोसी से या फिर अपने पड़ोसी से जाके बोलिएगा कि मुझे और तारे दिखाओ, आसमान में तारे हमारे लिए कम पड़ गए हैं, हमको और तारे दिखाओ, हमको प्लैनेट दिखाओ और हमको कॉन्स्टलेशन दिखाओ। तो वो आपको ज़रूर से ज़रूर, अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे, ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। क्योंकि जब मैं बचपन में छोटा था तो मुझे भी ये सब चीज़ें मैंने पूछा था, तो जो बड़ी मम्मी है वो बताती थी मुझको। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन द एंशिएंट टाइम people used to in the ancient time people used to determine the direction during the night. अब देखो, आज के समय हमारे पास कंपास है, फ़ोन है, नई नई टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग दिशा को निकाल लेते थे। लेकिन उस ज़माने में हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग रात के समय दिशा को निकालते थे। मतलब रात के समय हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन को डिसाइड करते थे। होता ये था ना कि हमारे पास एक तारा होता था जो कि हमेशा उसी दिशा में निकलता था। ठीक है, तो हमने इस तारे को बोल दिया कि ये तारा हमेशा इसी दिशा में निकलता है, आज से इस तारे का नाम क्या है? नॉर्थ है। क्या नाम है इसका? नाम, इसका नाम नॉर्थ है। तो इधर वाले को क्या बोलेंगे? ईस्ट बोलेंगे, इधर वाले को क्या बोलेंगे? वेस्ट, और सामने वाले को क्या बोलेंगे? साउथ। अब देखो हमारे पास ये तारा है, अगर हम लोग इस साइड, इस ओर मुंह करके खड़े हैं, तुम लोग बोल देंगे आगे हमारा क्या है? आगे हमारा नॉर्थ है। इस साइड मतलब इस साइड हमारा क्या है? इस साइड हमारा ईस्ट है। इस साइड क्या हमारा? वेस्ट। और नीचे साइड क्या हमारा? साउथ। इतना बात क्लियर हो गया कि नहीं? इतना बात क्लियर हो गया? तो हम लोग कैसे दिशा को निकालते थे वो भी यहाँ पर जानने वाले हैं। ओके, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, द नॉर्थ स्टार indicates the north direction. It is also called pole star. तो पहले ज़माने में होता ये था कि हमारे पास एक नॉर्थ स्टार होता था, आज भी हुआ करता है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो नॉर्थ स्टार जो होता था, नॉर्थ स्टार, हम लोग नॉर्थ स्टार को देखकर अपने दिशा की जानकारी लेते थे, अपने दिशा को पता करते थे। ओके, अब जो नॉर्थ स्टार है जिससे हमको दिशा का पता लगता था, उस तारे को हम लोग बोलते हैं पोल स्टार। क्या बोलते हैं? पोल स्टार भी बोलते हैं। मतलब इसको हम लोग नॉर्थ स्टार भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे? पोल स्टार, दोनों बोलेंगे। ओके, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन। अब होता ये है, जो हमारा पोल स्टार है वो अपने पोजिशन को कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द फिगर। और यहाँ पर फिगर में दिया गया है, अगर सामने नॉर्थ स्टार है तो साइड क्या रहेगा? इस साइड हमारा इस साइड ईस्ट रहेगा, इस साइड क्या रहेगा? हमारा वेस्ट रहेगा। नीचे क्या रहेगा? नीचे हमारे साउथ रहेगा। ओके, कोई दिक्कत आपको समझने में? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। ओके,
और यहाँ पर हम लोग सप्तऋषि का इस्तेमाल करके 4 स्टार को ढूंढ सकते हैं। लुक एट फिगर, और यहाँ पर फिगर में बना भी है जो आप एकदम एक बार आप बुक खोलिएगा और आप वहाँ पर उस चीज़ को देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अब जैसे हमारे पास सूरज था, सूरज के पास खुद का हीट और लाइट था, मतलब उसके पास खुद का हीट और लाइट था तो वो अपने आप ही चमक रहा था। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं जिसके पास खुद का हीट और लाइट नहीं है, वो अपने तारे का हीट और लाइट इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारा पृथ्वी, क्या हमारे पृथ्वी देखो, जहाँ एक तुमको मैं एग्जांपल एकदम अच्छे से देता हूँ ना। देखो यहाँ पर तुम सूरज से देखो, सूरज को, मतलब सूरज तुम्हारे दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ यार, मैं बात कर रहा हूँ उसकी, सूरज देवता की, ठीक है। तुम सूरज को देखो, सूरज को, तो सूरज है, सूरज चमक रहा है, उसके अंदर से लाइट भी निकल रही है। क्या निकल रहा है? लाइट भी निकल रहा है। तो वो चमक भी रहा है, उसके अंदर से लाइट भी निकल रही है, तो वो हमारा स्टार है, क्योंकि बिकॉज दे हैव हॉट, ठीक है, दे इमिट दियर एनर्जी, दे आर वेरी बिग। ओके, वहीं दूसरी ओर अब देखो अपने पृथ्वी को, हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या आग लगा है? क्या वहाँ से एनर्जी निकल रही है? क्या वो गर्म है? ऐसा तो नहीं है। तो ब्रह्मांड में ये दोनों बॉडी अलग हो गई कि नहीं? उसको हम लोग स्टार बोल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग प्लैनेट बोलेंगे। तो देखो एक बार फिर से समझते हैं, ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी बॉडी, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव दियर ओन हीट एंड लाइट। ब्रह्मांड में ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास खुद का हीट और लाइट नहीं है, उनके पास खुद का हीट और लाइट नहीं है। तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। दे आर लेड बाय द लाइट्स ऑफ द स्टार, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। जैसे हमारी पृथ्वी है, हम अपने पृथ्वी को क्या बोलेंगे? प्लैनेट बोलेंगे। तो हमारा जो प्लैनेट है, हमारा प्लैनेट का नाम अर्थ है, और ये एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसके पास खुद का हीट और लाइट नहीं है। इस पृथ्वी पर जो हमारा सूर्य है, सूर्य की रोशनी पड़ती है तब जाकर यहाँ पर एनर्जी मिलती है, यहाँ पर फसलें उगती हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, जीव जंतु को एनर्जी मिलती है तभी, किससे? सूर्य से। ओके, तो हमारा सूर्य के पास, हमारा सूर्य एक स्टार है जिसके पास खुद की हीट और लाइट है। वहीं हमारा जो अर्थ है, अर्थ एक प्लैनेट है जिसके पास खुद का हीट और लाइट नहीं है, वो हमारे सूरज का एनर्जी इस्तेमाल करता है, कंज्यूम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द वर्ड प्लैनेट्स केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया। अब जो प्लैनेट वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है विच मीन वंडर्स। ओके, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। अब लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो क्या है? वो एक प्लैनेट है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अब जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी को ऊर्जा चाहिए होगी, तो उसको जितनी भी हीट चाहिए होती है वो कहाँ से प्राप्त करता है? वो अपना हीट सन से प्राप्त करता है, और सन सब पूरी दुनिया को क्या करता है? उजागृत करता है, उजाला देता है, ठीक है। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, और सन ही हमारा सबसे पास वाला स्टार है। ओके, इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस वी से द मून। ठीक है, इसमें क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ते हैं। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस वी से मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून। ओके, अब देखो यहाँ पर ये बात ये कर रहा है ना कि अगर हम लोग चांद पर चले जाएं, कहाँ पर चले जाएं? चांद पर। और चांद पे जाने के बाद हम लोग अगर अपनी पृथ्वी को वापस से देखते हैं तो जैसे हमको धरती से चांद दिखता है, जैसे हमको धरती से चांद दिखता है, वैसे अगर हम लोग चांद पर बैठे हैं या फिर चांद पर हैं, तो चांद से अगर हम लोग अर्थ को देखेंगे तो हमको अर्थ भी चमकता हुआ दिखेगा, बिकॉज उस पर सूर्य की रोशनी गिर रही है। उसके पास खुद का लाइट नहीं है, उसके ऊपर सूर्य की रोशनी गिर रही है, तो जहाँ तक उसकी सूर्य की रोशनी गिर रही होगी वहाँ तक वो चमकेगा, और जिस साइड सूर्य की रोशनी नहीं गिर रही होगी उस साइड वो अंधेरा में रहेगा। ओके, इतना बात समझ में आ गया कि नहीं? इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अब देखो हमने सूर्य के बारे में पढ़ लिया, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया, अब सैटेलाइट क्या होता है? हमारा जो मून है, देखो फिर मैं तुमको एक थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ हमारा सन हो गया,
सन का चक्कर हमारी पृथ्वी लगा रही, कौन लगा रहा है, हमारी पृथ्वी लगा रही है। अब ये पृथ्वी हो गई हमारी, हमारा सन हो गया, ठीक है। अब ये देखो, इस सन का चक्कर हमारी पृथ्वी लगा रही है और इस पृथ्वी का चक्कर हमारा चंद्रमा लगा रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इट इज कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट। अब जो हमारा चंद्रमा है, चंद्रमा हमसे बहुत पास में है और ये हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और ये जैसे हमारा विश्व है, जैसे जैसे हमारी दुनिया है, वैसे चांद पर भी हमको देखने को हमको वैसी दुनिया देखने को मिल जाएंगी। मतलब एक तरीके से कंपैरिजन करें तो हूबहू लगभग लगभग क्या है, सेम है। लेकिन हम लोग उस मून को क्या बोलते हैं, चंदा मामा दूर के बुए पकाए पूर के, ये नहीं, हम लोग उस मून को क्या बोलते हैं, हम लोग उस मून को सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? ओके। इट इज कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। अब हमारी पृथ्वी ही सूर्य की रोशनी को नहीं कंज्यूम करती। ब्रह्मांड में, सॉरी, हमारे सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी को छोड़ के 7 और हमारे पास ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, जो सूर्य की रोशनी का, सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको चैप्टर में कोई दिक्कत समझने में, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? आप ये बताइए पहले। कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द सोलर सिस्टम। अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक आता है सोलर सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज सोलर सिस्टम। तो देखिए, जानते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है। द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स। देखो, सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? सोलर सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर हमारे पास क्या, जहाँ पर हमारे पास सन है, 8 प्लैनेट हैं, सैटेलाइट है और भी अदर सेलेस्टियल बॉडी है जो ब्रह्मांड में हमको घूमती हुई मिल रही हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं। बात क्लियर हो रहा है? यहाँ पर आपको फिगर में भी मेंशन किया गया है सोलर सिस्टम कैसा दिखता है, ठीक है। ये हमारा जुपिटर है, ये हमारा सन है, ये हमारा मरकरी है, ये हमारा विनस है, हमारा अर्थ है, हमारा मार्स है। और यहाँ पर बहुत सारे क्या है, एस्ट्रॉइड है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स बेल्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत आपको समझने में? यहाँ तक आगे बढ़े, ठीक है। तो जो सन हो गया, प्लैनेट्स हो गए 8, और जो वहाँ पर सैटेलाइट हो गए, उन सबको मिला के जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। वी ऑफ्टेन कॉल इट अ सोलर फैमिली, और हम लोग भी इसका हिस्सा हैं, तो हम लोग इसको बोलते हैं सोलर फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सोलर फैमिली बोलते हैं। चलो अब बारी बारी से हम लोग अपने सेलेस्टियल बॉडी को समझते हैं। ओके, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारा जो सन है, सन कहाँ रहता है? सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में रहता है। एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, और ये बहुत हॉट गैसेस से मिलके क्या हुआ है, बना हुआ है। पुलिंग फोर्स that bind the solar system. The sun is the ultimate source of the heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. देखो, हमारा जो सन है, सन हमारे सोलर सिस्टम के कहाँ पर है? बीच में है, एकदम केंद्र में है, एकदम बीच में है। और इसके इर्द गिर्द, अभी जस्ट मैंने बताया कि हमारा सूर्य बीच में है और इसके इर्द गिर्द कौन घूमता है? जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है वो घूम रही हैं, क्योंकि हमारा सन बहुत बड़ा है। ओके, इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स, और ये क्या करता है? ये सारे ग्रहों को घुमाने के लिए एक पुलिंग फोर्स क्या करता है? प्रोवाइड करता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट, और सन से ही हमको बहुत ज़्यादा हीट और सन से हमको बहुत ज़्यादा हीट और लाइट मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये सोलर सिस्टम का हिस्सा है हम लोग, और यहीं से हमको अल्टीमेट सोर्स किसकी मिलेगी? हीट और लाइट की मिल जाएगी। बट अब देखो, इसकी गर्मी बहुत तेज़ होती है, इसकी इतनी तीव्रता होती है, फिर भी हम लोग उसको सहन कर पाते हैं। ये हमसे
लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है। जो हमारा सन है, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। हमारा जो पृथ्वी है, सॉरी हमारा जो सूर्य है, सूर्य हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ओके, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो सन क्या होता है? सन इज अ स्टार। स्टार क्या होता है? स्टार इज अ सेलेस्टियल बॉडी विच इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। दे आर वेरी बिग एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी हॉट। ओके, कोई दिक्कत आप लोग को समझने में यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अगला टॉपिक हमारा था प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होता है? व्हाट इज प्लैनेट? देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में लगभग 8 प्लैनेट हैं इन ऑर्डर दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब हम लोग यहाँ पर 8 प्लैनेट के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मरकरी। क्या आता है? हमारे पास मरकरी आता है। ओके, उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर आता है विनस आता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है अर्थ आता है। चौथे नंबर पे हमारे पास मार्स आता है। पांचवें नंबर पे हमारे पास जुपिटर आता है। छठवें नंबर पे हमारे पास सैटर्न आता है। ओके, बात क्लियर हो गया। और लास्ट में आता है यूरेनस आता है। ओके, यूरेनस एंड नेपट्यून आता है लास्ट में। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में? प्लैनेट्स क्या होते हैं? ठीक है, प्लैनेट्स इज द सेलेस्टियल बॉडी which don't have their own heat and light। कोई दिक्कत आपको समझने में? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्रिक दिया गया जो आप लोग इसको पढ़िएगा और थोड़ा खुद का दिमाग भी लगाइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑल द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन। अब जितने भी 8 प्लैनेट हैं जो सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जितने भी हमारे पास 8 प्लैनेट हैं जो सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है, अब वो जिस रास्ते से घूम रहे थे उस रास्ते को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। मान लीजिए हमारे पास हमारे पास सन है। क्या है हमारा? ये सन है। ठीक है, अब हमें बोल रहे हैं कि हमारा जो अर्थ हमारा इस रास्ते से होके जाएगा। हमारा अर्थ इसी रास्ते से होते हुए जाएगा। हमारा अर्थ इसी रास्ते से होते हुए जाएगा। तो इसी रास्ते को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी रास्ते को हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। मतलब जिस चीज़ पे घूमेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। कोई दिक्कत? उस रास्ते को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। आगे बढ़ते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। अब हमारा मरकरी क्या है? मरकरी हमारा सन से बहुत पास में है। इट टेक ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड। और अगर ये हमारे पृथ्वी को चक्कर लगाएगा तो पृथ्वी को चक्कर लगाने के लिए इसके पास 88 दिन का समय लगेगा। ओके, पृथ्वी का मैं कह रहा हूँ, अगर ये सन का चक्कर लगाएगा तो इसको 88 दिन लगेंगे, 88 डेज लगेंगे। ओके, 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ब्रेथ ऑर्बिट। अगर हम लोग इसके ऑर्बिट के हिसाब से चल रहे हैं तुमको लगभग 88 डेज लगेंगे। मुझे कार बार याद आ रहा है, सॉरी। ठीक है, Venus is considered as the Earth twin because its size and shape are very much similar to the Earth। अब देखो यहाँ पर वीनस को हम लोग क्या बोलते हैं? जुड़वा बहन बोलते हैं। किसका? अर्थ का। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे हमारी पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं वो लगभग मेल खाती हैं हमारे पड़ोसी ग्रह से जिसका नाम विनस है। ओके, तो इसीलिए हम लोग उसको अर्थ का ट्विंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग विनस को अर्थ का ट्विंस भी बोलते हैं। ओके, टिल रिसेंटली अबाउट 2006। अब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा प्लूटो भी पहले कंसीडर किया जाता था प्लैनेट्स के ऊपर। ठीक है, टिल रिसेंटली प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर्ड अ प्लैनेट। प्लूटो को भी हम लोग क्या बोल रहे थे? प्लैनेट कंसीडर कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार का प्लैनेट था, लेकिन पहले तो कंसीडर किया गया था प्लैनेट। अब इसको क्या होता है, नासा कभी क्या करता है, उसको प्लैनेट बोलता है, उसको कभी प्लैनेट नहीं बोलता। ओके, तो ये डिपेंड करता है नासा के ऊपर। ओके, देखो होता ये है, till recently 2006 Pluto was also considered a planet. However, in a meeting of the International Astronomical Union
a decision was taken that Pluto, like other celestial body, Crace UB313 discovered the recent past may be called ड्राफ्ट प्लानट। अब देखो, पहले हम लोग प्लूटो को भी एक प्लानट के तौर पे कंसीडर करते थे। इसकी खोज 2003 में हुई थी, तो इसकी खोज 2003 में हुई थी, ये तो कंफर्म नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर नाम लिखा है, तो नाम लिखने के हिसाब से यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर सेरस 2003 लिखा हुआ है, तो इसके कारण हो सकता है 2003 में इसको अच्छे से खोजा गया हो या फिर इसके बारे में जानकारी लगी हुई हो, लेकिन ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। तो देखिए यहाँ पर प्लूटो को, अच्छा मेरा कहने का मतलब ये है ना, प्लूटो को भी पहले हम लोग प्लैनेट बोलते थे, क्या बोलते थे, प्लूटो को भी हम लोग पहले प्लैनेट कंसिडर करते थे, ओके। लेकिन बाद में उसको नासा ने ठुकरा दिया और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा उसको हम लोग अब तारे नहीं बोलते हैं, लेकिन पहले उसका नाम डार्क प्लैनेट और डार्क प्लैनेट था, मतलब बौना प्लैनेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, बौना ग्रह, क्या बोलते हैं, बौना ग्रह बोलते हैं। अब बात करते हैं अपने अर्थ की, तो चलिए अर्थ की बात करते हैं। अर्थ जिसमें हम लोग रहते हैं, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी हमारा तीसरा सबसे पास वाला प्लैनेट है। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज के हिसाब से ये पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज स्लाइंटली फ्लैंटेड एट पोल्स, और ये पोल्स पर क्या हुआ है, पोल्स पर स्लाइंटली फ्लैंटेड है, मतलब पोल्स पर चिपटा हुआ है और बीच में क्या हुआ है, उभरा हुआ है, ओके। तो इस आकार को हम लोग क्या बोलते हैं, इस आकार को हम लोग ज्वाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्वाइड बोलते हैं। ज्वाइड मीन्स अर्थ लाइक स्ट्रक्चर, वर्ड का मतलब होता है अर्थ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको ज्वाइड बोलेंगे, ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब देखो आगे बढ़ते हैं। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ। अब देखो हमारे 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में से सिर्फ हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव है, ठीक है। हमारी पृथ्वी पर कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। हमारे पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, और अगर हम लोग किसी और प्लैनेट पर जाएंगे तो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, ओके। तो इसीलिए हमारी पृथ्वी जीने के लिए सबसे अच्छी है, यहाँ पर जीवन बिताने के लिए सबसे अच्छी पृथ्वी हमारी पृथ्वी है, ओके। द अर्थ इज द नियरेस्ट टू हॉट, ठीक है, द अर्थ इज द नियरेस्ट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ओके। अब अर्थ हमारा जो है वो एकदम ना ही गर्म है ना एकदम ठंडा है। इट हैज़ वाटर इन एयर एंड एयर, इसके पास वाटर भी और क्या है, एयर भी है यहाँ पर, कहाँ पर, पृथ्वी पर। विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अब हवा और पानी है, तो अगर हवा और पानी रहेगा तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे यहाँ पर चंद्रमा पर। अगर हवा और पानी नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। अब यहाँ पर हमारा अर्थ क्या है, हमारा अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि ये लाइफ सपोर्ट को क्या कर रहा है, लाइफ सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, ओके। जो भी है, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू। अब अगर हम लोग आसमान से देखें अपने अर्थ को, तो हमारा अर्थ एकदम नीला दिखता है। कैसा दिखता है, नीला, ओके। कैसा दिखता है, नीला दिखता है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र के पानी है, समुद्र के पानी की वजह से ये हमको नीला दिखता है, और इसी कारण से हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। कोई दिक्कत आपको समझने में? ये हमारी लाइट की स्पीड है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आगे बात करते हैं मून, चंद्रमा की। मून, ओके। आवर अर्थ हैज ओनली 1 सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब होता है, देखो पहले मेरी बात सुनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, एक बार इसको भी देख लो, सैटेलाइट क्या होता है। आ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द सन प्लैनेट्स इन द सेम वे एज प्लैनेट मूव अराउंड द सन। देखो सैटेलाइट वो सेलेस्टियल बॉडी है, हमारे सैटेलाइट वो सेलेस्टियल बॉडी है जैसे हमारे सूर्य के इर्द गिर्द हमारे ग्रह घूम रहे हैं, प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वैसे ही हमारे पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। जैसे सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, वैसे पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा लगा रहा है, ओके। इतना बात समझे? तो आवर अर्थ हैज़
ओनली वन सैटेलाइट, हमारे अर्थ पर कितने सैटेलाइट है? वन सैटेलाइट है, दैट इज मून, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ। अब इसका डायमीटर कितना है? इसका डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 1/4 ऑफ द, कहाँ चला गया? इट अपीयर बिग बिकॉज इट इज नियर आवर, हाँ, इट्स डायमीटर इज द 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, मतलब ये 1/4 पार्ट है हमारे अर्थ का। ओके, जितना बड़ा हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का 1/4 पार्ट है। इट अपीयर सो बिग, इट इज नियर टू आवर प्लानट देन अदर सेलेस्टियल बॉडी। अब ये हमसे जो ये हमारा मून है, मून हमसे, हमारे पृथ्वी से 3,84,000 3,84,400 किलोमीटर अवे है, इतनी दूरी पे हमारी पृथ्वी है। ओके, हमारे सॉरी हमारा चांद, मैं चांद की बात कर रहा हूँ, हमारा चांद इतनी दूरी पे है हमारी पृथ्वी से। कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में? द मून मूव अराउंड द अर्थ इन 27 डेज। अब हमारा जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी को चक्कर लगाने में, सूरज का चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है। कितना लगता है? 365 दिन। और वहीं हमारे पृथ्वी का चक्कर लगाने में चंद्रमा को सिर्फ 27 दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? सिर्फ 27 दिन लगते हैं। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। मतलब ये इतना ही समय लगता है, जब एक समय, मतलब एक स्पिन एक बार घूमने में जितना समय लगता है, उतना समय हमारे चांद को लगता है पृथ्वी के चक्कर लगाने में। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ओके, अब देखो, हमारे ब्रह्मांड में तो सैटेलाइट अपने आप बनाए हैं, जैसे हमारा मून हो गया, लेकिन इंसानों ने भी बहुत सारे सैटेलाइट बनाए हैं। जैसे हमने बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का मीनिंग क्या होता है? सैटेलाइट का मीनिंग ये होता है एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो किसी और सेलेस्टियल बॉडी का चक्कर लगा रही है। जैसे हमारा पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चांद लगा रहा है, मून लगा रहा है। ओके, यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर हमने रॉकेट भेजा, अब यहाँ पे रॉकेट में क्या था? सैटेलाइट था। अब ये सैटेलाइट भी क्या कर रहा है? ये सैटेलाइट भी लगातार क्या हो रहा है? घूम रहा है। ओके, ये सैटेलाइट भी क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन मेड सैटेलाइट बोलेंगे। कोई दिक्कत आपको समझने में यहाँ पे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ह्यूमन मेड सैटेलाइट। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में? आगे बढ़ते हैं ना। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक आ गया है, एस्ट्रॉइड्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एस्ट्रॉइड्स? अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट। देखो, हमने देखा ब्रह्मांड में हमारे पास स्टार है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट है, इसके अलावा बहुत सारे न्यूमरस टीनी बॉडीज भी हमको ब्रह्मांड में देखने को मिलती है। मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर आसमान में घूम रहे हैं। बड़े पत्थर क्या हो रहे हैं आसमान में? बहुत ज़्यादा पत्थर घूम रहे हैं, इधर उधर ब्रह्मांड में फ्लो कर रहे हैं। ओके, विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। अब ये भी सन का चक्कर लगा रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं। सन का मतलब गोल गोल घूम रहे हैं, सन का चक्कर लगा रहे हैं। ओके, तो उनको भी हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बोलते हैं। एस्ट्रॉइड सन, प्लैनेट्स और सैटेलाइट की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। कोई दिक्कत? दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। अब यहाँ पर हमारा, अगर यहाँ मार्स है और यहाँ पर जुपिटर है, तो इसके बीच में पाए जाते हैं। कौन? एस्ट्रॉइड्स। ओके, साइंटिस्ट आर of the view that asteroids are part of planets which exploded many years back। अब देखो, ये एस्ट्रॉइड, ये बड़े बड़े पत्थर आए कहाँ से? तो थ्योरी ये बताती है ना कि कुछ समय पहले हमारे सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स होते होंगे, लेकिन किसी कारणवश से उस प्लैनेट्स में एक्सप्लोड हो गया, मतलब वो प्लैनेट फट गया और उसके जो पत्थर आसमान में बिखर गए। तो जो बड़े पत्थर आपको दिख रहे हैं, हो सकता है वो उसी का पत्थर हो। ओके, तो एस्ट्रॉइड के बारे में ये थ्योरी है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है मेट्रॉइड्स। क्या आता है? मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स क्या होता है? द स्मॉल पीस ऑफ रॉक
विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। अब स्मॉल पीस ऑफ मतलब जो चट्टान है, छोटे साइज का चट्टान जो सन के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मेट्रॉइड्स बोलते हैं। समटाइम्स दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कई बार ऐसा होता है कि ये मेट्रॉइड्स हमारे पृथ्वी के बहुत पास आ जाते हैं और हमारे पृथ्वी पर ये गिर जाते हैं, और गिरते गिरते ये ख़त्म भी हो जाते हैं। ठीक है, अब ख़त्म कैसे होते हैं? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जैसे वो गिरते हैं, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब जैसे मान लो ना ये पृथ्वी, ये मान लो हमारे पास ये एक एस्ट्रॉइड है, अभी गिर रहा है, कहाँ पर? पृथ्वी पर गिर रहा है। जैसे गिरेगा तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं? गैसेज, मतलब यहाँ पर बहुत सारे गैस रहते हैं। गैस के पार्टिकल की वजह से क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा घिसते हैं, जल जाते हैं, और जलने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। क्या होते हैं? ख़त्म। ओके, कोई दिक्कत आप लोगों को समझने में? तो फ्रिक्शन के कारण ये जल के क्या होते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। और जब ये जल रहे होते हैं तो एक लाइट निकल रही होती है, तो जब ये गिरते हैं ना, इसलिए इसलिए लोग बोलते हैं देखो टूटता तारा, वो कोई तारा नहीं होता, वो वही मेट्रॉइड्स गिर रहे होते हैं, उसी को बोलते हैं कि देखो टूटता तारा। समटाइम्स अ मैटर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ होल। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो बहुत बड़े साइज के होते हैं और आधा जलते हैं और कुछ हिस्सा बच जाता है, और जैसे धरती पर गिरता है तो धरती पर होल हो जाता है, मतलब धरती को छेद भी कर देता है। इतने बड़े बड़े हमारे पास मेट्रॉइड्स हैं। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। डू यू सी विथ इस बोर्ड बैंड लाइक वाइट ग्लोइंग path across the sky on a clear starry night, it is a cluster of millions stars। अब देखो यहाँ पर ना, अगर आप रात को ध्यान से देखोगे तो रात में आपको ये ऐसे कुछ इस प्रकार का आपको आसमान में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये क्या है? ये बहुत सारे स्टार्स हैं। क्या है? ये बहुत सारे हमारे पास स्टार्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास बहुत सारे स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ यहाँ पर स्टार्स हैं। ठीक है, मतलब पूरा आकाश गंगा इसको बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार्स। ठीक है, क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। दिस बैंड ऑफ द ओके, इट इज क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, दिस बैंड इज मिल्की वे गैलेक्सी। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो दिख रहा है ये आपको एक मिल्की वे गैलेक्सी का फोटो दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे मिलियंस ऑफ अदर भी स्टार हैं। इन एंशिएंट इंडिया, अच्छा जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग मिल्की वे, मतलब जहाँ हमारा अर्थ है, इसी ये हमारा अर्थ भी किस में है? ये हमारा अर्थ भी मिल्की वे गैलेक्सी में है। ओके, इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन्ड दैट इट वाज इमेजिन्ड टू बी आकाश गंगा। और हमारे इंडिया के लोग इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको आकाश गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको आकाश गंगा बोलते हैं। कोई दिक्कत आपको यहाँ पे समझने में? इसको हम लोग आकाश गंगा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आकाश गंगा। अब गैलेक्सी क्या होता है? व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी क्या होता है? अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। मतलब एक गैलेक्सी एक सिस्टम है जहाँ पर बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो बिलियंस ऑफ स्टार्स को मिला के जो एक सिस्टम बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं। और हम लोग किस गैलेक्सी में हैं? हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बच्चे से, बताओ बेटा कि आप किस गैलेक्सी में रहते हो? सॉरी, बताओ बच्चों हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? ये नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था बताओ बेटा हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? तो वो बोलता है सैमसंग गैलेक्सी। ठीक है, तो ये शायद कोई वीडियो वायरल हुआ था वहां पर ही बताया गया था। ओके, तो गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी इज अ ह्यूज मिलियंस ऑफ स्टार्स, ह्यूज बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स, डस्ट एंड गैस। दीज आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। अब देखो होता ये है, बहुत सारे छोटे छोटे तारों को मिला के, मतलब बहुत सारे तारों के ग्रुप को मिला के क्या बना है? गैलेक्सी बना। क्या बना है? गैलेक्सी बना है। अब बहुत सारे गैलेक्सीज को मिला के क्या बना है? हमारा यूनिवर्स बना है। एक बार फिर से बता रहे हैं, बहुत सारे तारे मिला के क्या बना है? हमारा क्या बना है? बताओ, बहुत सारे तारे मिला के क्या बना है? हमारा गैलेक्सी बना है। क्या बना है? गैलेक्सी बना है। और ऐसे करोड़ों अरबों गैलेक्सी मिला के क्या बना है? हमारा यूनिवर्स बना है। ओके, it is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more it. We are not certain about its size, but we know that all of us
यू एंड आई बिलोंग दिस यूनिवर्स। अब देखो हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो यूनिवर्स है, इसका साइज आज तक किसी को नहीं पता। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और साइंटिस्ट भी आज तक इसका पता नहीं लगा पाई है। अभी भी रिसर्च चल रही है, खोजबीन इसमें हो रहा है। ठीक है, अब हमको बस इतना ही पता है कि हम, आप और ये हमारा घर, हमारा इन्वायरमेंट, ये सारे की सारी चीज़ किसके हिस्से में है, हमारे यूनिवर्स में है। ओके, तो आई थिंक आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा तो एकदम अच्छे से लाइक, कमेंट और अपना प्यार दिखाइएगा। ठीक है, तो चलिए, बाकी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर यहाँ पर है, उसको मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ और आप इसको खुद से कर सकते हैं। देखिए, हाउ डज प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार, मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि प्लैनेट्स और स्टार में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप इसमें लिखेंगे आंसर में, प्लैनेट्स के बारे में आप लिख दीजिएगा एक तरफ आप लिख दीजिएगा प्लैनेट्स क्या होते हैं, और दूसरी तरफ आप लिख दीजिएगा कि स्टार्स क्या होते हैं। ओके, दूसरा हमारा आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय सोलर सिस्टम। अब यहाँ पर आप सोलर सिस्टम का डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि सोलर सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम क्या होता है, आप उसको एक बार अच्छे से लिख दीजिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अब यहाँ पर सारे प्लैनेट्स के बारे में आप लिख दीजिए, जैसे मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, ऐसे करते करते आप सारे प्लैनेट्स के बारे में लिख दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। ओके, डी वाला हमारा, वाई इज अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अब बताओ, अर्थ को हम लोग यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं। अर्थ को हम लोग यूनिक प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में लगभग 8 से 9 हमारे पास ग्रह हैं, लेकिन उनमें से अर्थ पर ही सिर्फ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। ठीक है, लाइफ सपोर्टिंग इन्वायरमेंट है। तो हमारा अर्थ क्या हो गया, यूनिक हो गया कि नहीं, बताओ, यूनिक हो गया। ओके, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। अब ये क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग इसको खुद से कीजिएगा। ओके, व्हाट इज यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या होता है ये भी मैंने बताया। अ ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज मेक यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर एक मिनट में इसको भी कर लेते हैं। द प्लैनेट्स नोन एज अर्थ ट्विन, अर्थ ट्विन किसे बोला गया है, वीनस को बोला गया है। ओके, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो थर्ड वाला कौन सा है, अर्थ है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन, किस पाथ में घूमता है, सर्कुलर पाथ में, रेक्टेंगुलर पाथ में, नहीं, इलोंगेटेड पाथ में घूमता है। द पोल स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, क्या दिखाता है हमको, नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। ओके, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, अब ये आप लोग को होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोग होमवर्क करके लाइएगा। तो चलिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और चैनल पे यार भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, फ्री, एकदम फ्री होता है सब्सक्राइब करना, कुछ पैसा नहीं लगता, तो सब्सक्राइब तो करके ही जाओ उसको। ठीक है, तो चलो मिलते हैं, और बाकी इस वीडियो को शेयर भी कर देना। शेयर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हारे सर बोल रहे हैं कि नहीं, शेयर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो जाओ भाई। ठीक है, मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए देखो दिल से कर दोगे भाई, तुम लोग तो अच्छे हो कर दोगे। चलो ठीक है, करते हैं ना।